नमस्कार, कैसे हैं आप। जीएनसीटी बिल, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021, इसको लेकर के बवाल मचा हुआ है और मीडिया में एक वर्ग लगातार ये बता रहा है, समझा रहा है कि यह बिल मोदी सरकार द्वारा अरविंद केजरीवाल के पर कतरने के लिए है। संसद के अंदर अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा सांसद बरबोले संजय सिंह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी यदि इस देश में किसी एक व्यक्ति से डरता है तो अरविंद केजरीवाल से। यह साफ हो गया क्योंकि दिल्ली सरकार की अधिकार को काटने के लिए, कतरन करने के लिए, अरविंद केजरीवाल के हाथ को बांधने के लिए यह बिल लाया गया है और कमोबेश यह समझा दिया गया है सबको कि यह जो बिल है दरअसल दिल्ली सरकार को के हाथ बांधने के लिए है, उसकी शक्तियों को कमजोर करने के लिए है। और कमाल की बात यह है कि मजाक में ही सही राष्ट्रवादी विचार के लोग भी यह एकदम से उसके शिकार हो रहे हैं और वो गुदगुदी में हैं कि यह सही मायने में अरविंद केजरीवाल के पर कतर दिए गए। तो क्या सचमुच ये जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 है, यह बिल सच में अरविंद केजरीवाल के पर कतरने के लिए है? इस बिल में नया क्या है, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे और मैं भरोसा देता हूं कि आप इस वीडियो के समाप्ति तक इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जो अब तक आप नहीं समझ पाए होंगे। यह किताब है दिल्ली सरकार की शक्तियां, तथ्य और भ्रम। यह किताब लिखी है एसके शर्मा ने। शर्मा जी लोकसभा के सचिव रहे और दिल्ली विधानसभा में शैशव काल से वो वहां कार्यरत रहे। एसके शर्मा ने यह किताब 5 साल पहले लिखी थी और इस किताब के विमोचन में मैं था, इसीलिए यह किताब मेरे पास उपलब्ध हुई तो मुझे लगा कि हम आपको इस किताब के माध्यम से समझाने की कोशिश करें। एसके शर्मा खुद एक विद्वान व्यक्ति हैं, लोकसभा में सचिव रहे हैं, दिल्ली विधानसभा में लंबे समय तक कार्य किया, लेकिन इस किताब की प्रस्तावना लिखी है महान संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने। और सुभाष कश्यप ने क्या कहा है, दरअसल आप इस चीज को समझने के लिए जरूरी है कि जिसमें दिल्ली के लिए क्या कहा गया है, आप इस बात को इस वीडियो के अंत तक के समझ पाएंगे कि इस बिल में कुछ भी नया नहीं किया गया है, सिर्फ इस बिल में इतना ही किया गया है कि चीजों को स्पष्ट कर दिया गया है। ये जो बिल है दिल्ली को लेकर के, इस बिल में दिल्ली सरकार के अधिकार को स्पष्ट किया गया है। जो भ्रम की स्थिति बनी हुई थी जिसके कारण दिल्ली सरकार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए केंद्र पर आरोप लगा दिया करती है कि दिल्ली पुलिस हमारे पास नहीं, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो अधिकार बांटा गया है जिसके तहत वो दिल्ली में आतंकी गतिविधि करने वाले किसी उमर खालिद जैसे लोगों को बचाती है, उसके खिलाफ चार्जशीट से रोकती है। तो ये अधिकार क्यों दिल्ली सरकार को होना चाहिए, इसे लेकर के है। क्यों ये ऐसा है? क्योंकि दिल्ली नेशनल कैपिटल है। स्पष्ट रूप से इस बात को कहा गया और 22 मार्च को ये लोकसभा में पास हुआ, 24 मार्च को इसे राज्यसभा में पास कर दिया गया। अब बस राष्ट्रपति जी की मुहर लगते ही ये कानून का रूप ले लेगा। फिर दिल्ली की सरकार कुछ भी वो नहीं कर पाएगी अपनी मन मर्जी बिना राज्यपाल की अनुमति की। तो ऐसा क्या कुछ है, ये स्पष्ट किया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 2019 के जजमेंट से कुछ और भ्रम की स्थिति बनी। लोग कहते हैं कि चीजें स्पष्ट हुई लेकिन भ्रम की स्थिति और बनी, इसीलिए संसद में इस कानून को पास किया। दरअसल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उसमें भावनात्मक चीजें ज्यादा थी कि सत्ता चुनी हुई सरकार है, लेकिन दिल्ली के लिए संविधान में क्या विशेष चीजें हैं। 1991 में दिल्ली को एक विधानसभा मिला और इसमें सुभाष कश्यप कहते हैं कि सीधे शब्दों में कहा जाए तो दिल्ली राज्य अथवा अर्ध राज्य जैसा कुछ भी नहीं है। यह 5 साल पहले की किताब है और यह संघ शासित राज्य क्षेत्र है, संघ शासित राज्य क्षेत्र है। इसकी स्थिति और भी विशिष्ट है क्योंकि यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। पुडुचेरी में भी विधानसभा है, लेकिन सुभाष कश्यप महान संविधान विशेषज्ञ, उनसे बड़ा संविधान विशेषज्ञ भारत में किसी को माना नहीं गया, इसलिए हम उन्हीं के हवाले से लिख रहे हैं
बता रहे हैं आपको। इसका शासन राष्ट्रपति द्वारा अपनी द्वारा नियुक्त एक प्रशासक के माध्यम से ही चलाते हैं। ये साफ है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये उस समय जो 239 जो अनुच्छेद है उसके मुताबिक उसमें एकदम से स्पष्ट किया गया है। अनुच्छेद 239 में सुभाष कश्यप लिखते हैं कि पुडुचेरी के अलावा दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसके शासन संचालन हेतु संविधान में अलग से विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 239 क और 239 क ख को जोड़ करके दिल्ली के राजनीतिक ढांचे को महत्वपूर्ण विशेषताओं का संविधान में ही उल्लेख किया गया है। यहां स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि दिल्ली जो है वो एक विशेष तरह का राज्य है जिसमें सब कुछ उपराज्यपाल के ऊपर निर्भर करता है। सचिवालय में, और लिखते हैं सचिवालय में लगभग 3 दशक तक काम करने वाले मेरे सहयोगी रहे, क्योंकि लोकसभा सचिवालय में भी सुभाष कश्यप काम कर चुके में और सचिव रहे हुए हैं। राजनीतिक व्यवस्था और संचालन में विभिन्न पहलुओं पर विवेचन विश्लेषण करने वाली बड़ी सरलता से ये किताब लिखी है। और इस किताब में पूरी तरह से दिल्ली के न सिर्फ इतिहास बल्कि दिल्ली के राज्य को लेकर के स्पष्ट किया गया है। प्रस्तावना में आगे कहा गया, सुदर्शन कुमार शर्मा ने लिखा है इस चीज को, कि दिल्ली में सरकार कौन, संसदीय सचिव पद पर वैधानिक व संवैधानिक आदि का समावेश भी किया गया है, जिसका अध्ययन इस किताब में प्रेरक है। आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। इस किताब में स्पष्ट रूप से चीजों को साफ साफ करके समझाने की कोशिश की गई है कि दिल्ली दरअसल है क्या। दिल्ली एक संघ शासित राज्य है और जिसमें सब कुछ उपराज्यपाल में निहित है। ये सरकार, यहां विधानसभा तो एक होगी, लेकिन इस विधानसभा के नियंत्रण की भी जिम्मेदारी जो है वो किसके हाथ में होगी? वो उपराज्यपाल के हाथ में होगी। यहां स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 1991 में बालाकृष्णन कमेटी की सिफारिश पर संविधान में संशोधन किया गया। कब? 1991 में। और दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय एक विधानसभा के लिए एक मंत्री परिषद और विधानसभा तैयार की गई। एक सिर्फ एक इसलिए क्योंकि माना यह जाता है कुछ दौर के कांग्रेस के जो कद्दावर नेता थे उन्हें शक्ति चाहिए था, इसलिए एक विधानसभा बनाया गया। और स्पष्ट रूप से संविधान में कहा गया कि ये तो विधानसभा है लेकिन ये काम उपराज्यपाल के अंदर में करेगा। लेकिन ये लगातार केजरीवाल जब से आए तो एक भ्रम की स्थिति बनाई जाती रही। इसमें किताब में एक जगह और स्पष्ट किया गया है कि 1991 से लेकर के लंबे समय तक दिल्ली और केंद्र में जो सरकार रही वो उल्टा पुल्टा रही। मतलब दिल्ली में जिसकी सरकार रही वो केंद्र में नहीं रही, लेकिन ऐसा विवाद कभी हुआ नहीं। और आगे कहा गया है कि 1998 में जो तैयार किया गया ये पुनर्गठन बिल, दिल्ली पुनर्गठन विधेयक जो उस समय पास किया गया 1998 में तैयार किया गया और दिल्ली सरकार के सुझाव और टिप्पणी इसमें आमंत्रित की गई। दिल्ली सरकार ने सुझाव दिया कि दिल्ली की विशेष स्थिति के मद्देनजर इसे संविधान की धारा 371 जे के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन इसे दिया नहीं गया। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया चूंकि दिल्ली में पूर्ण अधिकार प्राप्त सभा न होने के कारण दिल्ली के नागरिक सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से कानून बनाने के लिए अपने मूल अधिकार से वंचित हैं। मतलब एक दिल्ली का कोई प्रतिनिधि नहीं है उसकी बात को रख सके, इसीलिए दिल्ली को एक विधानसभा दिया गया, यह स्पष्ट रूप से कहा गया। और राज्य का दर्जा देने के अनेक व्यवहारिक अड़चने हैं, ये लगातार इस पर चर्चा की गई और ये माना गया बालाकृष्णन कमेटी ने भी कि दिल्ली किसी भी स्थिति में, जैसे मैंने आपको कहा कि सुभाष कश्यप ने भी इसको स्पष्ट किया है। अब जो ये बिल जो पास किया गया पहले राज्यसभा में फिर लोकसभा में, इंटरेस्टिंग ये है पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में, 22 को लोकसभा में पास हुआ और राज्यसभा में जो पास हुआ तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इसमें YSR कांग्रेस ने वॉकआउट कर लिया, बीजू जनता दल ने वॉकआउट कर लिया। राज्यसभा में अभी भी एनडीए की को बहुमत नहीं है, लेकिन कुछ दल ऐसे हैं जो इस अवसर पर वॉकआउट करते हैं, जैसे बीजू जनता दल है उसने वॉकआउट कर दिया, कांग्रेस YSR है उसने वॉकआउट कर दिया, एसपी ने भी वॉकआउट कर दिया, शिवसेना आरजेडी और एनसीपी ने इस बिल का विरोध किया। लेकिन यहां चूंकि स्पष्ट है कि दिल्ली एक की का आज से नहीं, इस कानून में थोड़ी स्पष्ट किया गया है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 239 में स्पष्ट रूप से इस चीज की व्याख्या की गई है, जैसा मैंने आपको यहां बताया।
अब इसमें देखिए कि इस बिल में क्या है। इस बिल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दिल्ली की जो सरकार है वो कोई भी ऐसा फैसला बिना कोई भी फैसला करेगी तो पहले ये करने जा रहे हैं ये उपराज्यपाल को बताएगी। ये स्पष्ट रूप से कर दिया गया कि अब ये सब चीजें नहीं चलेगी। अब किसी भी फैसले को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर से राय लेगी। ये हम करने जा रहे हैं और राय लेगी तो ये स्थिति ऐसी नहीं होगी कि राय लेगी और राय नहीं मानेंगे, मतलब दिल्ली के उपराज्यपाल कोई मेरी मना कर देंगे तो विधानसभा कर देगा, जो आमतौर पे जो होता है ना कि 3 बार भेजने का, कि आप 3 बार जो है राज्यपाल को भेज सकते हैं, राज्यपाल उसके बाद मजबूर होंगे। यहां दिल्ली के उपराज्यपाल मजबूर नहीं है। यदि दिल्ली की सरकार यहां जिद पे होगी तो यह बिल वापस जो है राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि ही होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसीलिए माना जाता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो भी फैसला है वो भारत के राष्ट्रपति का फैसला है। दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर की व्यवस्था इसीलिए की गई है। अब देखेंगे बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है यदि सरकार को लगता है कि बावजूद इसके विधानसभा से इन्होंने पास कर लिया है और वहां की अनुमति के बाद ही कानून बनेगा। मतलब ये कानून दिल्ली की सरकार कभी नहीं बना सकती जब तक अनुमोदन राष्ट्रपति का नहीं हो। मतलब ये कि राष्ट्रपति कई बार मजबूर होते हैं, 3 बार आपको भेजा जाएगा, साइन करना ही पड़ेगा। लेकिन यहां पर है कि बिना उपराज्यपाल की अनुमति के आप कुछ नहीं कर सकते। अब मजाक ये चलता है कि अब किसी कन्हैया कुमार को, किसी उमर खालिद को दिल्ली की केजरीवाल सरकार बचा नहीं पाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि दिल्ली दंगा में या फिर जेएनयू में जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इस तरह के जो नारे लगे थे, उस मामले में यह देखा गया कि केजरीवाल की जो सरकार है उसने उस फाइल को दबा दिया, जिसके कारण चार्जशीट फाइल नहीं हुई। इस तरह के कई ऐसे फैसले हैं। क्योंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी राष्ट्रीय राजधानी है, इसीलिए दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया कि किसी भी ढंग का विरोधाभास नहीं हो। अब किसी भी जमीन को किसी को दे देना यह अधिकार दिल्ली सरकार के पास नहीं होगा। परिवहन को संभालेगी दिल्ली सरकार के साथ। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जिसमें कि कैबिनेट जो फैसला होगा उसको किसी भी स्थिति में वहां रोका जाएगा। अब यह है कि उपराज्यपाल को ताकतवर बनाया गया, ये एक भ्रम फैलाया गया। दरअसल ऑलरेडी दिल्ली के उपराज्यपाल बहुत ताकतवर हैं। जब से केजरीवाल आए हैं तब से तरह एक विवाद जो है लगातार बना हुआ है। अब इस पूरी प्रकरण को आप देखने के बाद ये समझ में आएगा कि कैसे अब क्या है। दरअसल अब केजरीवाल के पास क्या है, एक मजाक में लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल अब सिर्फ थप्पड़ मन से खा सकते हैं, जिसके लिए वो पॉलिटिक्स करते हैं। केजरीवाल बस इतना ही कर सकते हैं कि कुछ बवाल मचा सकते हैं। केजरीवाल के पास इसलिए ये मजाक के रूप में कहा जा रहा है, लेकिन सच ये है कि अब दिल्ली सरकार, पहले भी दिल्ली सरकार के पास जो अधिकार थे वो अब भी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये जो लेफ्टिनेंट जनरल को विशेष पावर देने की बात कही जा रही है, ये अलग अलग राठियों द्वारा, अलग अलग यूट्यूबर्स हैं जो आम आदमी पार्टी समर्थक, जिस ढंग से माहौल और परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है उससे अलग है। अब राष्ट्रपति ही इस उपराज्यपाल इस पूरे मामले में रिस्पॉन्सिबल होंगे और बिना उपराज्यपाल की सहमति के कुछ भी नहीं किया जा सकता है। ये पूरी तरह से साफ हो गया है, स्पष्ट हो गया है। अब किसी भी ढंग के भ्रम को, दरअसल ये पूरा जो बिल है वो किसी भी ढंग के भ्रम को काटने के लिए है। उसके अलावा इस बिल का और कोई मायने मतलब नहीं है। यदि इस विश्लेषण को आपको पसंद आए तो जरूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे लगता है कि चीजें एकदम से आपको परत दर परत स्पष्ट हो गई कि दरअसल इस बिल में कुछ भी नया नहीं है। सिर्फ यही है कि इस चीज को स्पष्ट किया गया है जो लगातार भ्रम में बना हुआ था। और मुझे लगता है 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच का जो रिलेशन है, जो ताकत है, उसको भी एक भ्रम की स्थिति में लाया गया है। उस भ्रम को भी दूर करने का एक कायदे से एक प्रयास है। और इस बिल को अब जब राष्ट्रपति मुहर लगा देंगे तो ये कानून बन जाएगा और इस कानून को अमल में लाना ही होगा। और इस तरह से राष्ट्रीय राजधानी के विकास, डेवलपमेंट में जो अड़चने हैं वो रह जाएगी। केजरीवाल के पास दिल्ली की वो स्कूल होंगी जहां से वो परसेप्शन क्रिएट कर पाएंगे। केजरीवाल के पास अब वो सब तमाम चीजें होंगी, वो बसें होंगी जो दिल्ली में वो मुफ्त कर पाएंगे। तो हाथ सही मायने में ये कहा जा रहा था लगातार कि कायदे से राष्ट्रीय राजधानी में इस तरह की कोई सरकार होनी नहीं चाहिए जो किसी ढंग से बाधक, किसी सिस्टम में बाधक बन सके।
क्योंकि ये देश की राजधानी है। और इसीलिए इस किताब में इस चीज की पूरी तरह से बेहतरीन व्याख्या की गई है संविधान के अनुच्छेद 239 को समझाते हुए कि शुरुआत से ही है कि दिल्ली की सरकार दूसरे यूनियन टेरिटरी से भी अलग है। मतलब यदि केंद्र शासित प्रदेश भी है तो ये पुडुचेरी से भी अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद।